29 मई 2026 को सेबी ने डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियो के नॉमिनेशन में एक बड़ा बदलाव किया है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसी बड़े बदलाव की। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन चैनल। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में होगा कि जो भी बदलाव उन्होंने 29 मई 2026 के सर्कुलर के द्वारा सेबी ने किया है, आखिर ये लागू कब से होगा? ये 1 सितंबर 2026 से लागू होगा। इसके अलावा भी आपके मन में कई सवाल हैं। मैं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, और यदि आपको लगे कि कुछ प्रश्नों के सवाल अनसुलझे रह गए तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला सवाल कि ये कब से लागू है, ये 1 सितंबर 2026 से लागू है। मैक्सिमम नंबर जो नॉमिनीज के हो सकते हैं एक फोलियो में वो 3 होंगे, और नॉमिनी हमेशा फोलियो वाइज होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही फोलियो में हम कई तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की बातें करें, हो सकता है निप्पॉन इंडिया के एक ही फोलियो में आप लिक्विड फंड भी उसी फोलियो में है, स्मॉल कैप भी उसी में है, लार्ज कैप भी उसी फोलियो में हो। तो नॉमिनेशन जो होगा हमेशा फोलियो वाइज होगा, स्कीम वाइज नॉमिनेशन नहीं होता। यदि आपको चाहिए कि हर एक स्कीम के लिए अलग अलग नॉमिनी करेंगे तो आपको अलग अलग फोलियो हर स्कीम के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। अगला सवाल मन में होता है कि जैसे फोलियो सिंगल होल्डिंग भी होती है और ज्वाइंट होल्डिंग भी होती है। यदि सिंगल होल्डिंग फोलियो है म्यूचुअल फंड की, ये बातें मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सारे कायदे कानून डीमेट अकाउंट पे भी लागू होंगे। डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स भी होते हैं और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी हो सकते हैं, और म्यूचुअल फंड फोलियो पर भी ये लागू होगा। यानी यदि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के थ्रू होल्ड करते हैं तो उस पर भी ये नियम एक समान लागू होंगे। तो यदि होल्डिंग आपकी सिंगल होल्डिंग है, यानी एक ही आदमी के नाम से म्यूचुअल फंड फोलियो है, तो आपको ये मैंडेटरी है कि आपको नॉमिनी देना पड़ेगा, और यदि आप नॉमिनी नहीं देना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट आउट फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा सवाल कि यदि अकाउंट ज्वाइंट होल्डर है तो ज्वाइंट होल्डर को ये ऑप्शनल है कि आप नॉमिनी दे सकते हैं या नॉमिनी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब नॉमिनी देंगे तो जितने ज्वाइंट होल्डिंग है सबका कंसेंट चाहिए। हर एक ज्वाइंट होल्डिंग का नॉमिनी अलग अलग नहीं हो सकता है, ये सबके कंसोलिडेटेड एक ही नॉमिनी होंगे। 1 2 3 जितना नॉमिनी देना चाहेंगे सारे ज्वाइंट होल्डर्स के कंसेंट चाहिए। और यदि ज्वाइंट होल्डर्स भी चाहते हैं कि हमें नॉमिनी नॉमिनेट नहीं करना है तो उनको भी ऑप्ट आउट का फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले बताया कि मैक्सिमम नंबर जो नॉमिनी के होंगे वो 3 होंगे। यदि एक से अधिक नॉमिनी होते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप हर एक नॉमिनी का शेयर बांट दें, और यदि आपने शेयर नहीं बांटा और तो जब भी नॉमिनेशन क्लेम होगा सारे नॉमिनी को उस एसेट्स का बराबर बराबर हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी एलोकेट कर दिया जाएगा। जब आप नॉमिनी करेंगे तो नॉमिनी करने के 2 तरीके, ऑनलाइन या ऑफलाइन। यदि आप ऑनलाइन करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन नीडेड है वो इंफॉर्मेशन भरें, और इंफॉर्मेशन भरने के बाद उस इंफॉर्मेशन को आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट करने के 3 तरीके, पहला कि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या दूसरा तरीका है कि आधार बेस्ड ई साइन, यानी OTP आएगा आधार के जो कनेक्टेड मोबाइल नंबर है उस पर, उसके साथ आप वेरीफाई कर सकते हैं। और यदि ये भी नहीं है तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के द्वारा आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपके कनेक्टेड मोबाइल नंबर और मेल पे 2 अलग अलग OTP आएंगे, और दोनों OTP के आपको शेयर करना पड़ेगा, और उसके बाद सबमिट करेंगे तो ये वैलिडेट हो जाएगा। ये बातें तो हुई कि ऑनलाइन आप कैसे करेंगे। आप नॉमिनी को ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ऑफलाइन देने में जो भी फॉर्म्स हैं उसमें एनेक्सेस दिए हुए हैं सेबी के सर्कुलर में, उस एनेक्सेस को भरना पड़ेगा, और आपको या तो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट या पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट है उसके ऑफिस में जाके इसको सबमिट करना पड़ेगा। और यदि डिपॉजिटर इलिटरेट है, यानी वो अंगूठा लगाता है सिग्नेचर नहीं करता है, तो उसको 2 विटनेस भी देना पड़ेगा, और 2 विटनेस जब देंगे तो उनका नाम पता सारे डिटेल उसमें भरने पड़ते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा जो एनेक्सर ए में दिया है नॉमिनेशन फॉर्म का, उसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या भरने पड़ते हैं। उसमें 2 तरह के इन्फॉर्मेशन हैं, एक मैंडेटरी जो आपको देना ही देना पड़ेगा, दूसरा है ऑप्शनल, आप दे भी सकते हैं आप नहीं भी दे सकते हैं। मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन में नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ डिपॉजिटर्स का या म्यूचुअल फंड होल्डर्स का रिलेशनशिप, और यदि माइनर है तो उसका डेट ऑफ बर्थ आपको देना ही देना पड़ेगा। ऑप्शनल डिटेल में है कि नॉमिनी का कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, उसका एड्रेस दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यदि नॉमिनी माइनर है तो माइनर का केवाईसी भी आप करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। और डिटेल ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ
नॉमिनी माइनर यदि है तो गार्जियन का डिटेल भी ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि एक से अधिक नॉमिनी है तो और आपने कोई शेयर एलोकेट नहीं किया है तो वो बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। एक और जो स्वाभाविक सवाल है कि ये 29 मई 2026 को ये सर्कुलर जारी हुआ और 1 सितंबर 2026 से ये इफेक्टिव होने वाला है। इसका मतलब क्या कि 1 सितंबर 2000 पहले के पहले जो एग्जिस्टिंग फोलियो होल्डर्स हैं, चाहे डीमेट अकाउंट में हो या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के थ्रू हो, इन दोनों ही केस में जो नॉमिनी पहले से हैं, क्या उसको फिर से बदलने की ज़रूरत है? फ्रेंड्स, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। यदि आपका पहले से नॉमिनी है, 1 है, 2 है, जो भी है, वो नॉमिनी वैसे ही बरकरार रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको आगे बदल सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि आज हमने मिस्टर ए और बी को नॉमिनी बनाया, कल हमें लगता है कि ए और बी के बदले हमें बी और सी या सी और डी को बनाना पड़ेगा, तो ये नॉमिनी हम कितनी बार चेंज कर सकते हैं? या आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि हम नॉमिनी दे ही नहीं, हमने पहले नॉमिनी दिया था, अब नॉमिनी नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, आप नॉमिनी को चेंज या कैंसिल कितनी बार कर सकते हैं? और खुदा न खासे जो फोलियो होल्डर्स हैं, उसकी मृत्यु के समय जो सबसे लेटेस्ट नॉमिनी होगा उसी नॉमिनी को वैलिड माना जाएगा। यानी यदि नॉमिनी चेंज होगी, जो लेटेस्ट हैं वो माना जाएगा, और यदि उन्होंने कैंसिल करा दिया है तो माना जाएगा कि इस फोलियो में कोई नॉमिनी नहीं है। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट होंगे उसी के हिसाब से एएमसी एक्ट करेगा। आपके मन में एक सवाल और होगा कि यदि हमने नॉमिनी ऑप्ट आउट भरा है तो हमारी मृत्यु के बाद वो जो भी एसेट्स हैं, जो भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं, वो किसको मिलेंगे? जनाब, वो जो आपके लीगल हीयर हैं उनको क्लेम करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली वो उनको दे दिया जाएगा। एक और सवाल हो सकता है कि यदि म्यूचुअल फंड होल्डर ने नॉमिनी अदर देन लीगल हीयर को बनाया हुआ है और म्यूचुअल फंड होल्डर की मृत्यु के बाद यदि लीगल हीयर भी क्लेम करता है एएमसी ऑफिस से या म्यूचुअल फंड के ऑफिस से, तो आखिर वो एएमसी क्या करेगा? फ्रेंड्स, यदि उसने नॉमिनी दिया हुआ है तो एएमसी नॉमिनी को वो ट्रांसफ़र करके अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन यदि ट्रांसमिशन करने के पहले यदि उसका लीगल हीयर कोई कोर्ट ऑर्डर ले आता है तो कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से एएमसी ऑफिस को एक्ट करना पड़ेगा। यानी यदि कोर्ट कहता है कि इसको ठहरें, स्टे करें या इनको दें, जो भी आदेश देगा वो होगा। लेकिन उसके पहले लीगल हीयर्स, नॉमिनेशन के केस में यदि नॉमिनी कोई और है, लीगल हीयर कोई और है, तो लीगल हीयर कितना भी कर ले, कुछ भी लिख के दे ले, एएमसी को म्यूचुअल फंड होल्डर्स के मैंडेट के हिसाब से ही एक्ट करना पड़ेगा, अनलेस कि कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कोई डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मेरे पास एमएफआई का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट पे कोई क्लासेस चला करते हैं, ना ही मेरे कोई वेबसाइट हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आपको लगता है कि इसमें ऐसी कोई बातें नहीं हैं जिसमें सहमत या असहमत की बातें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नो लिखें। थैंक यू।